मृदा का निम्नीकरण। ठीक है, अब देखो मृदा का निम्नीकरण मतलब क्या होता है पता है कि मृदा की गुणवत्ता में कमी आना। ठीक है, मृदा की गुणवत्ता में कमी आना। तो इसका क्या कारण है? देखो इसका ना दो कारण है। एक तो मानवीय कारण है। ठीक है, मृदा की गुणवत्ता में जो कमी आती है उसके दो कारण होते हैं, मानवीय कारक, दूसरा प्राकृतिक कारण। प्रकृति भी मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ठीक है, मानव तो करते ही हैं मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित, प्रकृति भी करती है। अब आओ इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। देखो मानव क्या करता है? मानव वनोन्मूलन करता है। ठीक है, मानव क्या करता है? वनोन्मूलन करता है, मतलब वनों को काटता है। ठीक है, कृषि कार्यों में रसायन का प्रयोग करता है। रसायन के प्रयोग से क्या होता है? भूमि की गुणवत्ता नष्ट होती है, भूमि के जो उर्वरक पदार्थ होते हैं वह खत्म होते हैं। ठीक है, कारखाने आदि का निर्माण करता है। ठीक है, चिमनियों का बड़े बड़े निर्माण करता है। ठीक है, बांधों का निर्माण करता है। ठीक, इन सब के कारण ना जो है भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है। ठीक है ना, इन सब के कारण जो है भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है। और प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक कारण जैसे ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो आसपास की भूमि को खराब कर देता है, तो उसकी मृदा एकदम खराब हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है? भूकंप। तीसरा क्या है? भूस्खलन। ठीक है, इन सब का ये सब प्राकृतिक कारण है। इन सब के कारणों की वजह से ना जो है मृदा का निम्नीकरण होता है। ठीक, वर्षा। वर्षा भी मृदा को निम्नीकरित करती है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं इसके संरक्षण के उपाय। ठीक है, मृदा का संरक्षण। तो मृदा के संरक्षण में आप लोग क्या क्या करते हैं? अब अगला हमारा है मृदा का संरक्षण। देखो मृदा के संरक्षण में ना सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मल्च बनाएंगे। मल्च बनाना, मल्च मतलब क्या होता है? देखो कभी कभी हम गाँव में जब देखते हैं तो जो धान लगाने के लिए बेहन छीटी जाती है, उसमें क्या होता है? उसके ऊपर से हम राख वगैरह छीट देते हैं या उसके ऊपर से कोई ऐसी वस्तु रख देते हैं जिससे वह दिखे नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है? मृदा बहती नहीं है हमारी। ठीक है, तो मतलब मृदा को जो है ढक देना। ठीक है, मृदा को किसी पदार्थ से ढक देना, उसी को मल्च बनाना कहते हैं। ठीक है, तो उससे जो है हमारी मृदा संरक्षित रहती है। मृदा अब क्या होता है कि जब हम मल्च बना देते हैं, मृदा को ऊपर से ढक देते हैं किसी भी वस्तु या पदार्थ से, तो क्या होता है कि अब वहाँ पर अगर बारिश होता है तो मृदा के कण बहते नहीं हैं, वहीं वो अपने स्थान पे ही रहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? बांध बनाना। बांध को मेड़ भी आप लोग बोल सकते हो, मेड़ बनाना। ठीक है, अब देखो हम खेतों के चारों ओर क्या करते हैं? मेड़ का निर्माण करते हैं, बांध का निर्माण करते हैं। इसके कारण क्या होता है? जब वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो हमारे खेतों से मृदा बहती नहीं है। ठीक है, इसके कारण हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक, चौथा क्या है? वेदिका कृषि। वेदिका कृषि। ठीक, अब वेदिका कृषि के कारण भी हम मृदा के निर्माण को जो है रोक सकते हैं। देखो वेदिका कृषि क्या है ना, वेदिका कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र क्या है? पूरे स्लोप ऐसे होते हैं,
ठीक है, पूरे ढलान टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर अगर बारिश होती है तो मृदा बहा ले जाती है नीचे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे जगह जगहों पर ऐसे समतल नुमा भूमि बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी को हम ना वेदिका कृषि कहते हैं। ठीक है, तो वेदिका कृषि भी के द्वारा भी जो है मृदा का संरक्षण किया जाता है। चौथा क्या है, समोच्च जुताई। समोच्च जुताई, ठीक है, समोच्च जुताई क्या है, जैसे कोई मान लो ढाल वाली भूमि है। ठीक है, इसका ढाल ऐसे है। ठीक है, तो कोई ढाल वाली भूमि है जो नीचे की ओर झुकी रहती है, ये मान लो कोई भूमि है। ठीक है, नीचे की ओर झुकी हुई है, तो हम इसके ऐसे ऊपर की ओर जब हल चलाएंगे इस पे या ट्रैक्टर से जुताई करेंगे, तो हम ना ये मान लो नीचे की ओर झुकी हुई है तो नीचे से ऊपर की ओर जुताई करेंगे। ठीक है, समोच्च जुताई उसे कहते हैं। जब ढलान के विपरीत जो है खेत की जुताई होती है उसको समोच्च जुताई कहते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा भी जो है नियंत्रित होता है। अब अगला क्या है हमारा, वन लगाना। ठीक है, भूमि के आसपास हम वन लगाते हैं। वन क्या करती है, मृदा को जो है बांधे रहती है, मृदा को दूर नहीं जाने देती। तो इस वन लगाने के कारण भी जो है हम मृदा को संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, मरुस्थलीकरण पे रोक। ठीक है, इस कारण भी जो है मरुस्थलीकरण को रोक करके हम अपनी मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आई आप लोग को समझ में। इसी के साथ हमारा मृदा का टॉपिक भी खत्म हुआ। ठीक, अब अगला क्या टॉपिक है हमारा, जल। ठीक है, आप संपूर्ण पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है, 70 से 71%। ठीक है, और भूमि कितनी परसेंट मात्रा पे पाई जाती है, 30%। कल हमने देखा था। ठीक है, ये जल है। लेकिन ना जल की इतनी उपलब्धता है और ये जल कहाँ पर पाए जाते हैं, महासागरों में। ठीक है, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, हिमखंडों में। ठीक है, इन्हीं सब स्थानों पे ये जल पाए जाते हैं, 70% जल। ठीक है, तो हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था कि 97% जो हमारा जल है ना वह महासागरों में ही पाया जाता है। ठीक है, यह महासागरों में ही पाया जाता है। केवल जो लवणीय जल होता है, ठीक है, मतलब इसको मानव उपयोग नहीं कर सकता, केवल 3% जल ही जो है हमारा अलवणीय जल है जिसको मानव उपयोग कर सकता है। उसमें भी केवल 1% से कम 0.01% जो जल होता है वह जो है मानव के लिए उपलब्ध है। ठीक है, ये सब चीज़ें उपलब्ध है। ठीक है, ये सब चीज़ें पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था। लेकिन मेरा यहाँ पर बताने का मेन रीज़न ये है कि देखो जल तो इतना है लेकिन फिर भी हम इसके उपयोग के लिए ना बहुत ही अधिक निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं कि जल की मात्रा पर। इस जल का ना वितरण बहुत ही असमान है। ठीक है, देखो 97% जल तो महासागरों में है, केवल 3% जल ही है जो मानव के उपयोग के लिए है। उसमें भी मानो केवल 0.1% जल का ही उपयोग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से अधिक % जो जल हिमखंडों में, ग्लेशियरों में है उसका उपयोग हम कर ही नहीं पाते। ठीक है, केवल भूमिगत जल और नदियों झीलों में जो जल पाया जाता है उसका ही हम उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो जल प्रदूषण के कारण। ठीक है, जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से जल प्रदूषण के कारण हैं। सबसे पहले कृषि में रसायन का प्रयोग। ठीक है, जब कृषि में हम विभिन्न यूरिया, पोटास, सल्फर आदि का प्रयोग करते हैं
इसकी वजह से जो है जल के जो गुणवत्ता में कमी आती है, ठीक है। तो इससे जल प्रदूषित होता है। दूसरा क्या है, कारखाने, ठीक है। कारखानों से जो प्रदूषित जल निकलता है वो हमारी नदियों में सीधे मिल जाता है, उसका कोई फिल्टर नहीं किया जाता उस कारखाने के जल को, जिसके कारण ना हमारी नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है और उसी को बाद में जब मनुष्य उपयोग में लाता है तो वो और भी अधिक प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, शहरीकरण। शहरीकरण के द्वारा भी जल बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित हो रहा है। शहरों से क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में कचरे निकल रहे हैं, गंदे पदार्थ निकल रहे हैं, ठीक है। तो और गंदे जल भी निकल रहे हैं और ये सब जल क्या होती हैं, जाकर सीधे नदियों में मिलती है, जिससे जो है हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। जल की उपलब्धता की समस्या। देखो, जल की उपलब्धता की समस्या ना हर कंट्री में है, चाहे वह एशिया में हो, चाहे वह अफ्रीका में हो, ठीक है, चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो। लेकिन अमेरिका और यूरोप में विकसित देश हैं, तो वो अपने जो जल संसाधन को ना बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर लेते हैं। लेकिन एशिया और अफ्रीका ना जल संसाधन की कमी से जूझ रही है, ठीक है, जूझ रही है, क्योंकि यहाँ पर जल संसाधन बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। जो है भी समुद्री जल, हालांकि दोनों एशिया हो या अफ्रीका दोनों समुद्र के किनारे पर हैं, ठीक है, लेकिन समुद्री जल को उपयोग हम कर नहीं सकते। समुद्री जल लवणीय जल है और उसमें साल्ट इतना अधिक मात्रा में पाया जाता है कि उसको हम पी नहीं सकते, उसको हम कृषि में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एशिया और अफ्रीका ना जल की समस्या से बहुत ही अधिक जूझ रहा है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, जल संसाधन के रोकथाम, ठीक है। इसका हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं? देखो, बहिर्स्राव जो कचरे हैं, जो बहिर्स्राव कचरे मतलब जो बाहर से कचरे नदियों के जल में सीधे डंप कर दिए जाते हैं, उस पर हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगर उस पर हम नियंत्रित कर लिए तो हमारा जल जो है प्रदूषित होने से बच जाएगा, ठीक है। कारखानों से गंदा जल, ठीक है, जो कारखानों से निकलने वाला गंदा जल है उसको हम सीधे नदी में ना छोड़ करके उसका हम फिल्टर कर लें, फिल्टर करने के बाद उसको नदी में छोड़ें, जिससे जल संसाधन हो सकता है, ठीक है। जैविक कृषि को बढ़ावा, ठीक है, कृषि में रसायन पदार्थों का ना उपयोग करके हम जैविक कृषि करें, ठीक है। जैविक कृषि जैसे गोबर वगैरह का प्रयोग करें, जिससे कि हमारा जल संसाधन सुरक्षित रहे और प्रदूषित ना हो, ठीक है। वन लगाएं, ठीक है। अब वन क्या करता है, वन मृदा को जो है बांधे रहता है, जिससे मृदा जो है बह करके जल में नहीं मिलती, जिससे जल प्रदूषित नहीं होता, ठीक है। तो इन सभी के कारण ना हम अपने जल संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको अपने कारखानों को नियंत्रित करना चाहिए, ठीक है। बहुत अधिक मात्रा में कारखाने नहीं लगाने चाहिए, अगर लगा भी रहे हैं तो उसके जल का एक बेहतर उपयोग करना सुनिश्चित करना चाहिए। जैविक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें रसायन को उपयोग ना हो, ठीक है। वन लगाना चाहिए। बहिर्स्राव जो कचरे होते हैं उन कचरों को सीधे जल में डंप नहीं करना चाहिए। तो इन सभी के कारण हम जो है अपने जल प्रदूषित को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जल प्रदूषण के बारे में क्या क्या पढ़ा, जल क्या होता है, ठीक, जल का वितरण कैसा है, जल को प्रभावित कौन से कारक करते हैं, इसके प्रदूषण के क्या कारण हैं,
ठीक है, और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। अब देखो हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ठीक है, तो इसको हमने पिछली कक्षा में अपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आप लोग सबसे पहले पिछली कक्षाओं को देख कर आइएगा, उसके बाद ये टॉपिक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछली कक्षा में अगर आप लोग देख लेंगे तो इसको देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या थी, हमने कितने प्रकार से वनस्पतियों को बांटा था। देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और शंकुधारी वन। ठीक है, और टुड्रा वन, इन सभी के बारे में, टैगा और टुड्रा के बारे में हमने पढ़ा था। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, तो जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है, और तापमान होता है, तो वहाँ पर क्या कौन से वन पाए जाते हैं, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऐसे वन क्या होते हैं, ऐसे वन बहुत ही अधिक घने होते हैं। ठीक है, संस्तरों में विभाजित होते हैं। ठीक है, ये जो है ऐसे वन वर्ष भर जो है हरे भरे रहते हैं। ठीक, वर्ष भर हरे भरे क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो वर्ष में अलग अलग समय पर अपने पत्ते गिराते हैं, जिसके कारण जो है ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। और यहाँ पर वन्य जीवन कैसा पाया जाता है, यहाँ पर पेड़ पर रहने वाले जीव अधिक पाए जाते हैं, जमीन पर चलने वाले जीव अधिक पाए जाते हैं, जैसे सांप की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कोबरा, एनाकोंडा। ठीक है, और मकड़ियों की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, छिपकलियाँ पाई जाती हैं, गिलहरियाँ, बंदर। ठीक है, और पक्षियों की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ना कोई बड़े जीव नहीं पाए जाते, जैसे कि हाथी हो गया, जिराफ हो गया, जिब्रा हो गया, बड़े जीव नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर वन जो है बहुत ही सघन मात्रा में है। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति और वनस्पति यहाँ पर हमने पढ़ा। और जो पर्णपाती वन होते हैं, पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा थोड़ी कम मात्रा में होती है। ठीक है, 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जहाँ पर वर्षा 100 से 100, और ये कौन सा क्षेत्र होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, जहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा पाई जाती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं, यह एक निश्चित समय पे अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, यह बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, इनको दूर से देखने पे ऐसा झाड़ी नुमा ये प्रतीत होता है। ठीक है, लेकिन इनकी लकड़ियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत उपयोगी होती हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की लकड़ियाँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, क्योंकि उसका उपयोग हम ज़्यादा नहीं कर पाते। इतना घना होता है कि उसका ना तो हम परिवहन कर सकते हैं, ना ही उसको कटाई छटाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से जीव पाए जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं, जैसे जेब्रा हो गया, हाथी हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, लोमड़ी हो गई। ठीक है, इस प्रकार के जीव उष्णकटिबंधीय पर्णपाती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है। ठीक है, यहाँ पर भी वर्षा की मात्रा अधिक होती है। यह जो है महाद्वीपों के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और महाद्वीपों के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाने से क्या होती है, इनकी जो काष्ठ होती है, लकड़ियाँ होती है, बहुत ही मुलायम होती हैं। ठीक है, तो इसको हम विभिन्न उपयोगों में ला सकते हैं, जैसे कारखाने, कागज वगैरह बनाने में। ठीक है, और यहाँ पर जो है भालू वगैरह पाए जाते हैं। ठीक, लोमड़ी, भालू, सियार। ठीक, तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में हमने देखा। ठीक है, और इसको हमने पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप लोग पिछली कक्षा में जाकर देख लीजिएगा। क्लास 6 और 7 के कुछ 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, और आप जाकर देख लीजिएगा। और इसी के साथ आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 जो है ख़त्म हो गया। कल हम अपने चैप्टर नंबर 3 पर चलेंगे। ठीक है, और एक एक करके अच्छे से उसको देखेंगे।
ठीक है। तो इसी के साथ देखो यार, मैं आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहना भूल जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने चैनल का प्रमोशन भी करना भूल जाते हैं। तो आप लोग यार कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि हम सब बार बार बीच में सब्सक्राइब करके कर दो चैनल, ये सब बोल करके आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और आप लोग पढ़ो अच्छे से और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। धन्यवाद।